बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम को कलर करने के लिए बेसिक डाई यूज करते हैं। ठीक है, अगर कोई बेसिक मॉलिक्यूल है तो उसके लिए एसिडिक डाई यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिक डाइज ये किसने दिए थे? फ्लेमिंग ने। तो बेसिक डाई जो यूज किया गया जाता था काफी ज्यादा, एसिटोकार्माइन, ये काफी ज्यादा यूज किया जाता है अभी भी, पहले तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। अच्छा, अब एक नया टर्म सीख रहे हैं हम लोग, इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेज न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि वो न्यूक्लियस जो अभी डिवाइड नहीं करता। ठीक है, वो न्यूक्लियस जो डिवाइड नहीं कर रहा है और वो एक ऐसे सेल के अंदर है जो अभी सेल डिवीजन में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक, इंटरफेज न्यूक्लियस जो होता है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, तो एक एक चीजों को देखेंगे हम लोग। साइज जो है 10 से 25 माइक्रोमीटर हो सकता है पॉसिबल। जनरली जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है जनरली। ठीक है, बट शेप में चेंज। ठीक है, शेप जो है जनरली स्फेरिकल, बट में वेरी अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ठीक है, फंक्शन ऑफ सेल। ठीक, अच्छा, अब बात कर रहे हैं नंबर की। या देखो, नंबर में क्या प्रॉब्लम है कि मान लेते हैं कि एक सेल के अंदर आपके पास एक न्यूक्लियस है। ठीक है, एक न्यूक्लियस है, इसको क्या बोल देंगे? यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या पॉसिबल है कि एक सेल के अंदर आपके पास दो न्यूक्लियस हैं। दो न्यूक्लियस हैं, तो इसको आप क्या बोलोगे यार? बाई न्यूक्लिएट कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या है? सी, यहां पर आपका जो सेल है, इस सेल में मान लेते हैं दो से ज्यादा आपके पास न्यूक्लियस है ना? दो से ज्यादा न्यूक्लियस है। यहां पर मोर देन 2 न्यूक्लियस अगर मिल रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, अच्छा, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में अलग अलग वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टर्म्स यूज किए जा सकते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन जो है, एक कौन सा हो सकता है? सिंकाइटियम। एक कौन सा हो सकता है? सिनोसाइट। ठीक है, एक कौन सा हो सकता है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन ये तीन चीजें होती है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज मैं तुम्हें बता देता हूं। प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ होता है, कॉज मलेरिया, ये जो है प्लाज्मोडियम इज द वेजिटेटिव स्टेट of acellular slime molds। ये एक कंडीशन है। ठीक है, ये कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है।
और ये क्या बताता है? वेजिटेटिव स्टेट। दो स्टेट होते हैं ऑर्गेनिज्म के, एक होता है रिप्रोडक्टिव स्टेट और एक होता है वेजिटेटिव स्टेट। तो यहां पर प्लाज्मोडियम कैसा स्टेट है? वेजिटेटिव, यानी नॉन रिप्रोडक्टिव स्टेट। तो प्लाज्मोडियम देखते हो, इसका मतलब भी क्या हो गया कि स्लाइम मोल्ड, कोई स्लाइम मोल्ड है जो कि कैसा कंडीशन में है? वेजिटेटिव स्टेट में है। और ए सेलुलर का मतलब क्या होता है? यूनिसेलुलर, है ना। आप जानते हो स्लाइम मोल्ड्स कौन होते हैं? प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा कौन है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो ए सेलुलर से घबराना मत, ए सेलुलर का मतलब क्या होता है? यूनिसेलुलर। अच्छा, सिंकाइटियम और सिनोसाइट कंडीशन। तो प्लाज्मोडियम वर्ड हम लोग कहां पर यूज करते हैं? स्लाइम मोल्ड्स के अंदर। सिनोसाइट कंडीशन हम लोग कहां पर यूज करते हैं? प्लांट्स में या फंजाई में, ठीक है। और सिंकाइटियम जो कंडीशन है ये एनिमल्स में यूज करते हैं वर्ड जनरली। तो तीनों का मतलब क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप, envelope consists of two parallel membranes with perinuclear space. ये है ना। आप देखोगे ये दो मेम्ब्रेन है, एक है आउटर मेम्ब्रेन और एक है इनर मेम्ब्रेन, है ना। और आपको यह भी पता है कि ये जो बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है इट इज कंटिन्यूअस विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। ये आपका कौन सा एरिया हो गया? आरिया। तो दो बातें, एक ये वाली चीज, दूसरी बात क्या? आउटर मेम्ब्रेन पर आपको कौन मिलेंगे? राइबोसोम्स मिल जाएंगे, ठीक है। आउटर पर, इनर पर नहीं मिलेंगे। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मिलेंगे। डन है। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स हैं विथ पेरीन्यूक्लियर स्पेस। तो यहां ये वाला जो स्पेस हो गया इसको आप क्या बोल सकते हो? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। तो आप ये समझिए कि ये कंडीशन है आपके न्यूक्लियर एनवेलप का, और ये तो हो गया आपका आउटर स्पेस, और ये वाली जगह कौन सी हो गई है? इनर स्पेस, विच इज नोन एज मैट्रिक्स। हर ऑर्गेनेल का वही ड्रामा है ना, सेम चीज है। तो मैट्रिक्स, इसको आप क्या बोल सकते हो? न्यूक्लियोप्लाज्मा, है ना। या फिर आप बोल सकते हो इसको कैरियोलिम्फ, है ना। तो ये जो है आपका जो एरिया है ये वाला, ये क्या हो गया आपका? न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियोप्लाज्मा या फिर कैरियोलिम्फ। अच्छा, कई जगह पर आप देखोगे कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज कर गया, और जब फ्यूज कर गया तो उसकी वजह से यहां पर आपको मिलते हैं पोर्स। तो ये सिंपल पोर नहीं है, ध्यान रखिएगा। इट इज कंट्रोल्ड बाय प्रोटीन्स। ये यहां पर पूरे प्रोटीन्स हैं। ये पोर जो है इसमें पूरे प्रोटीन्स होते हैं। देखो ये प्रोटीन्स क्या करते हैं? ऐसा रिंग जैसा बना देते हैं, और सेंटर में भी प्रोटीन होता है। तो ये आपका क्या हो जाता है? न्यूक्लियर पोर।
देखिए न्यूक्लियर पोर बोलना इसको गलत होगा, यहां पर प्रोटीन्स का ग्रुप है, गैंग है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस को हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलो या फिर पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो थिकनेस है इसका, ये ध्यान रखना है आपको। तो आप देखते होगे कि ऑर्गेनेल का जो साइज है, ऑर्गेनेल का जो साइज है वो आप हमेशा माइक्रोमीटर में याद करिए, है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम हॉल में। तो ऑर्गेनेल का साइज माइक्रोमीटर में याद करो। अगर आपको दूसरे यूनिट्स में दिया भी हुआ है किताब में, तो उसको आप पहले कन्वर्ट कर लो माइक्रोमीटर में, ऑर्गेनेल का साइज। और ये जो स्पेस होते हैं ना, जैसे ये अंदर वाला स्पेस हो गया, ये वाला स्पेस हो गया, इन स्पेसेस को आप नैनोमीटर में याद कर लो, ठीक है। तो स्पेस नैनोमीटर में याद करिए, और ऑर्गेनेल जो है थोड़ा सा बड़ा यूनिट यूज करना है, माइक्रोमीटर। आगे की बात, न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्रोमेटिन एक बात है समझना है जो अपने को, और दूसरा न्यूक्लियोलस समझना है। सबसे पहले न्यूक्लियोलस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस आप पढ़ लेना इसको, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं अलग पेज पर। देखिए मान लेते हैं कि ये एक, नहीं मत समझो अभी, न्यूक्लियोलस जो है अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं। न्यूक्लियोलस से पहले क्रोमेटिन समझ लेते हैं, तब न्यूक्लियोलस समझने में आसानी होगी। तो आप ये समझो कि क्रोमेटिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्रोमेटिन क्या हो गया यार? एक लूज थ्रेड आप इमेजिन कर लीजिए, लूज थ्रेड जो वैसे तो दिखाई नहीं देता, चाहे आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों ना लगा लो, उसको क्या करना पड़ता है? स्टेन करना पड़ता है। अब यहां पर एक हाईली एक्सटेंडेड एंड एलाबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर है, ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा। सबसे पहले तो ये आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि डीएनए पता है ना, तो ये आप अपने मर्जी से देख लीजिएगा, अगर किसी को डाउट है तो फिर वो अलग से पूछ लेना, है ना। डीएनए क्या होता है ये हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्लास के अंदर। अच्छा, हिस्टोन मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन क्या होता है। देखिए हिस्टोन एक प्रोटीन है, ठीक है, और नॉन हिस्टोन भी प्रोटीन्स हैं। सबसे पहला तो ये चीज हो गया। अब क्या बोल रहा है, मान लो कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, जिसका नाम है H2A। एक पॉलीपेप्टाइड चेन है H2B, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है H3, और एक पॉलीपेप्टाइड चेन है H4। कितने पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो गए? 4। और इन सब की दो दो कॉपीज अपने पास हों, ठीक है, मतलब H2A H2A की भी 2 कॉपीज हैं अपने पास, H2B की भी 2 कॉपीज हैं, H3 की भी 2 कॉपीज हैं, और H4 की भी 2 कॉपीज हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर। H2A, H2B, H3, H4, 4 टाइप के यहां पर आपको मिल रहे हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है? सबसे पहली चीज कि ये मेड ऑफ 20 अमीनो एसिड। आप जानते हो कोई सा भी प्रोटीन जो होगा वो 20 अमीनो एसिड्स, 1-2 एक्स्ट्रा हैं, बट जनरल कंडीशन में जो मैक्सिमम प्रोटीन्स हैं वो कितने अमीनो एसिड्स के बने होते हैं? 20 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। बट इनमें से कुछ जो अमीनो एसिड हैं वो क्या है? कुछ ज्यादा अबंडेंस में है,
तो मोस्ट अबंडेंट या आप बोल सकते हो हिस्टोन्स आर रिच इन, क्या होता है ना, कई बार लैंग्वेज की वजह से क्वेश्चन रह जाता है, तो ये जो है इनमें क्या मिलेगा आपको, एक तो लाइजीन और एक आर्जिनिन। ये दोनों कौन है, बेसिक एमिनो एसिड्स हैं। आई होप कि आपको यह पता है कि एमिनो एसिड्स अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। एसिडिक एमिनो एसिड हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं। तो जो बेसिक एमिनो एसिड होंगे वो ऑब्वियसली बात है कि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे, है ना, क्योंकि बेसिक नेचर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, अमाइन ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है। NH3+ जितना ज्यादा होगा बेसिसिटी बढ़ा देगा, और NH3+ अगर ज्यादा है एमिनो एसिड में तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज, NH3+ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आपको शो करेगा। तो ये क्या हो गए आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक एमिनो एसिड्स, कौन से, लाइजीन और आर्जिनिन। और हिस्टोन्स जो हैं इसमें बहुत ज्यादा शो करते हैं इनका प्रेजेंस। तो 20 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है, बट इनमें से जो सबसे ज्यादा रिकरिंग एमिनो एसिड्स हैं वो कौन से हैं, लाइजीन और आर्जिनिन। तो ये तो बात कहानी हो गई किसकी, हिस्टोन की, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और हिस्टोन होता है जिसको हम बोलते हैं H1, ठीक है। ये हो गया हिस्टोन H1। तो ये है हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर को हम लोग न्यू बॉडी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगली बात क्या है, अब है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, देखिए कोई भी प्रोटीन जो हिस्टोन नहीं है वो नॉन हिस्टोन है, ये कहना गलत है, ठीक है। प्रोटीन्स जो डीएनए के साथ जुड़े हुए हैं उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहां पर दो तरह का कंडीशन हो सकता है। मान लेते हैं कि ये आपका डीएनए है, ठीक है, ये आपका डीएनए है और इस डीएनए के साथ आपके पास प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अब यहां पर दो टाइप के प्रोटीन्स पॉसिबल हैं। एक आपका कौन सा होगा, हिस्टोन प्रोटीन, और हिस्टोन के अलावा कोई सभी प्रोटीन जो डीएनए के साथ एसोसिएटेड है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो ये दो तरह के प्रोटीन्स डीएनए के साथ जुड़े होते हैं। तो नॉन हिस्टोन क्या हो गए, नॉन हिस्टोन कौन होते हैं, प्रोटीन्स other than histones associated with DNA, ठीक है, ये कंडीशन है आपका। अच्छा, इनके जो टाइप्स होते हैं, अच्छा पहले तो केमिकल नेचर समझ लीजिए। ये कैसे थे, बेसिक एमिनो एसिड्स और पॉजिटिवली चार्ज थे। ये कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं और नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। इनके जो टाइप्स की अगर बात करें तो यहां पर ये तीन टाइप्स के पॉसिबल हैं। एक स्कैफोल्ड, देखिए नॉन हिस्टोन, इनको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, ठीक है। सिंपल में प्यार से क्या बोल देंगे, NHC प्रोटीन्स। तो NHC प्रोटीन जो हैं वो तीन टाइप के होते हैं, स्कैफोल्ड NHCs, ठीक है। इसके अलावा एंजाइमेटिक NHCs और तीसरे आपके जो रेगुलेटरी NHCs।
ठीक है। स्कैफोल्ड का मतलब होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना। जो प्रोटीन्स डीएनए को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसको कॉइलिंग के टाइम पे, उन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? स्कैफोल्ड प्रोटीन्स। तो ये जो है ये प्रोवाइड सपोर्ट फॉर सुपर कॉइलिंग, है ना, ऑफ डीएनए। तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ चीजें मैं इमेजिन कर रहा हूं कि तुम्हें पता है ना, सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए आपने 12वीं में पढ़ रखा है, तो ये चीज आपको पता है। स्कैफोल्ड प्रोटीन्स के बिना सुपर कॉइलिंग पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एंजाइमेटिक एनएचसीज जैसे कि कौन? डीएनए पॉलीमरेज, है ना। आपने बहुत रेप्लिकेशन जो आपने किया था वो किसकी मदद से किया था? डीएनए पॉलीमरेज की मदद से, या फिर जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसकी मदद से, ठीक है। तो ये कौन हो गए आपके? ये भी। अब डीएनए पॉलीमरेज हिस्टोन नहीं है, ठीक है, या आरएनए पॉलीमरेज हिस्टोन नहीं है, तो नॉन हिस्टोन हो गया, ठीक है। और ये जुड़ते हैं, एसोसिएट होते हैं डीएनए के साथ। जब रेप्लिकेशन करना होगा तो डीएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, जब ट्रांसक्रिप्शन करना होगा तो आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा। तो इनको किस कैटेगरी में डाल देंगे? नॉन हिस्टोन की कैटेगरी में डाल देंगे। रेगुलेटरी एनएचसीज की अगर बात करें, ये इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन को मिलाकर बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं वो नॉन स्टोन प्रोटीन्स को हमने क्या बोल दिया? रेगुलेटरी एनएचसीज। तो देखिए आपके यहां पर नॉन स्टोन में क्या क्या बातें हुई कि एक तो पहली चीज की एसिडिक हैं, ऊपर से ये नेगेटिवली चार्ज हैं। इसके अलावा टाइप्स की अगर बात करें तो यहां पर स्कैफोल्ड एनएचसीज, ध्यान रखना ये है तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। कुछ चीजें आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखी हुई है, कुछ चीजें जो है छुपा के लिखी गई हैं। तो ये जो है स्कैफोल्ड एनएचसीज हैं, एंजाइमेटिक एनएचसीज हैं एंड रेगुलेटरी एनएचसीज हैं। तो ये सारी हो गए आपके नॉन हिस्टोन के टाइप्स, ठीक है। अब हमें पता है हिस्टोन क्या होता है और नॉन हिस्टोन क्या होता है। डीएनए मैं सपोज कर रहा हूं कि तुम्हें पता है, ठीक है। अब हम लोग क्रोमेटिन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो चलो क्रोमेटिन बनाते हैं, है ना। क्रोमेटिन ऐसे नहीं मिलेगा, क्रोमेटिन बनाना पड़ता है। तो क्रोमेटिन बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो लेट सपोज, हाँ जी, पीयूष क्या कह रहा है? सुपर कॉइलिंग हो जाता है गुरुजी, उसको टोपोआइसोमेरेज से हटा देते हैं ना, ताकि रेप्लिकेशन हो सके। हाँ, रेप्लिकेशन के टाइम में तो हटाना ही पड़ेगा ना आपको, ठीक है। रेप्लिकेशन के टाइम पे आपको तो हटाना पड़ेगा, ठीक है। क्या चीज हटा देते हो? नॉन स्टोन के कारण ही डीएनए पे नेगेटिव चार्ज आता है। अरे बाप रे, ये क्या कह रहे हो? हैं, नॉन स्टोन के कारण डीएनए पे नेगेटिव चार्ज आता है? डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए मैंने पूछा था कि डीएनए यार, डीएनए के बारे में एक चीज तुम्हें बताता हूं मैं, पहले समझ लो। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड क्या होता है यार? ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ऐसे। ये कौन है? न्यूक्लियोटाइड। और ये आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहे हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अच्छा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड समझना है तो हमें न्यूक्लियोटाइड समझना पड़ेगा। न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। ये आप रेडिकल देख पा रहे हो? फॉस्फेट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव चार्ज एंड एसिडिक प्रॉपर्टी
ऑफ डीएनए, ठीक है ना। अच्छा, न्यूक्लियोसाइड की अगर बात करें तो न्यूक्लियोसाइड जो है इसका मतलब क्या हो गया यार कि नाइट्रोजन बेस और शुगर। न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या बातें होती हैं, नाइट्रोजन बेस और शुगर। अब यहां पर देखिए नाइट्रोजन बेस दिखाया है मैंने, ठीक है। कौन कौन सा है, थाइमीन एक्सक्लूसिवली डीएनए में मिलता है, यूरासिल एक्सक्लूसिवली आरएनए में मिलता है, साइटोसिन, ग्वानिन और एडेनिन ये तीनों दोनों में कॉमन मिलते हैं। आरएनए में राइबोज शुगर मिलेगा आपको। यहां पर ये देखिए, ये जो सेकंड पोजीशन है, अगर यहां पर OH ग्रुप आपको मिल रहा है तो ये बताता है ये है राइबोज शुगर। और अगर सेकंड पोजीशन पर आपको ऑक्सीजन मिसिंग है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पर, अगर आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पर हाइड्रोजन सिर्फ मिल रहा है तो इसको आप क्या बोल रहे हो कि ये हो गया डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। तो राइबोज शुगर आरएनए में मिल रहा है, डीऑक्सीराइबोज यहां पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये कहानी है, तो समझ में आ रहा है ना। नेगेटिव चार्ज और एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है यार, फॉस्फेट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं आगे। देखो, अगर आपको नहीं भी आता है तो मतलब बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, तब भी आपके पास मौका रहेगा बायोमॉलिक्यूल में इस चीज को सीखने का, ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूल में बहुत अच्छे से मन लगा के सीखिएगा, नहीं तो जेनेटिक्स जो है फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस समझना, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे समझिएगा। देखो, मेरे पास समय होता तो मैं जरूर समझा देता, बट मेरी भी मजबूरी समझिए कि मुझे बहुत है ना चीजें, बहुत सारी चीजें कवर करनी है। तो ये बात है आपके इसकी। अब देखो, तो अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि क्रोमेटिन कैसे बनाते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन कैसे बनाते हैं, तो देखो इसकी प्रक्रिया क्या है। मान लो ये डीएनए है, ठीक है, ये आपका कौन हो गया, डीएनए। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हम लोग नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया डीएनए। अच्छा, ये जो डीएनए है ये आपको पता है कि इट इज द लॉन्गेस्ट बायोमॉलिक्यूल, बहुत लंबा है, ठीक है। मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पर लें तो ह्यूमन डिप्लॉइड सेल, मतलब जिसके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, हैज 2.2 मीटर अप्रॉक्स वैल्यू है ये लेंथ ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स distributed among 46 chromosomes. समझ में आ रहा है। तो आप समझ रहे हो 2.2 मीटर, ये हमने ह्यूमन एक डिप्लॉइड सेल का एक जनरल कंडीशन लिया, तो 46 क्रोमोसोम के अंदर 2.2 मतलब फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में, जैसे ये एक फ्रैगमेंट हो गया, इस तरह के 46 मान लो फ्रैगमेंट्स हैं डीएनए के, और वो अलग अलग क्रोमोसोम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो अगर हम लोग उन सबको एंड टू एंड ज्वाइन कर दें तो एक 2.2 मीटर लंबा थ्रेड तैयार हो जाएगा। तो इस बड़े से बायोमॉलिक्यूल को, लंबे से बायोमॉलिक्यूल को, पतला बहुत है बट लंबा बहुत ज्यादा है, तो इस इतने लंबे बायोमॉलिक्यूल को आप एडजस्ट करना चाहते हो एक न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस का साइज है, न्यूक्लियस साइज अभी अभी आपने पढ़ा था कि 10 से 25 माइक्रोमीटर है, ठीक है। इतने छोटे साइज के अंदर इतना बड़ा डीएनए एडजस्ट कैसे करेंगे, कॉइल कर देंगे, लपेट देंगे। जैसे ऊन का गोला होता है, पहले स्वेटर जो बनाते थे हाथ से, तो मां लोग सिलाई उससे कर देती थी ना,
तो वो जो एक ऊन का गोला होता था, वूल है ना अंग्रेजों के लिए वूल, तो वूल का जो गोला होता था, तो अगर उसको खोल देते तो कितना लंबा थ्रेड होता, और उसको लपेट दिया तो एक छोटे से बॉल में आ गया। तो इसको भी हम लोग लपेट रहे हैं, ठीक है, लपेट रहे हैं। तो इसका देखो कॉइलिंग स्टार्ट हुआ। कॉइलिंग कैसे करेंगे? ये एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? हिस्टोन प्रोटीन्स। ये देखें, ये हो गया हमारा, ये है हमारा हिस्टोन ऑक्टामर। अब आपको पता है हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। और जो डीएनए होता है ये कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज। तो एक फोर्स तो यहां पर ऑलरेडी काम कर रहा है ना, अट्रैक्शन का। तो ये हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड और ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये ऐसे लपेट दिया हमने, ठीक। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं यार? न्यूक्लियोसोम। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो H2A, H2B, H3, H4 सब आ जाएंगे, बट H1 नहीं आता है, ठीक है। तो विदाउट H1 ये हो गया आपका न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम में क्या क्या चीजें हो गई? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। ये वही हिस्टोन है जो बैक्टीरिया में नहीं मिलता, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं मिलता, क्लोरोप्लास्ट में नहीं मिलता, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने लिखा है अलग अलग जगह पे। अच्छा, तो यहां पर ये तो बहुत छोटा सा फ्रैगमेंट, मतलब मान के चलिए कि लगभग 150 बेस पेयर यहां पर आप लपेट सकते हो, है ना। लगभग 154-160 बेस पेयर के आसपास ये यहां पर आप लपेट सकते हो। बट हमें पता है कि 6.6 बिलियन बेस पेयर होते हैं अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो एक हिस्टोन ऑक्टामर से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे हिस्टोन ऑक्टामर लगाने पड़ेंगे, तब जाकर ये लेंथ कवर होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन लगा देंगे, ठीक है। ये कौन हो गया? हिस्टोन। और ये जो हो गया हमारा डीएनए, ठीक है। तो ये आपका ये जो दो न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट कर रहा है डीएनए, इसको हम क्या बोल देते हैं? लिंकर डीएनए, ठीक है, लिंकर डीएनए। तो ये जो आपका पूरा एक जो स्ट्रक्चर है ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है? बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस, ठीक है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस। ये कहां पर? बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ईएम क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया। तो ये जो आपका बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस आया है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमाटिन थ्रेड, क्रोमाटिन थ्रेड, ठीक है, थ्रेड बोला है अभी। तो इसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है? इसके अंदर आपको मिलेगा डीएनए प्लस हिस्टोन, ठीक है। ये कंडीशन है, अभी नॉन हिस्टोन यूज नहीं किया है, बट इससे काम नहीं चल रहा, अभी भी ये बहुत लंबा है, ठीक है, अभी भी ये बहुत लंबा है। तो अब क्या करेंगे? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स यूज करेंगे, ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स यूज करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने यूज किया नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये क्या हो गया? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ये कौन सा यूज किया हमने? स्कैफोल्ड वाला, स्कैफोल्ड वाला यूज किया जो हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। स्कैफोल्ड का मतलब ही होता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे? लपेट देंगे हमारे डीएनए को।
हमारे डीएनए को ऐसे लपेट देंगे तो लूप का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए ऐसे लूप्स जो है आपको देखने को मिलेंगी। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा कि पैकेजिंग का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगा। ये ऐसा कंडीशन हो गया तो आपका लेंथ कम हो जाएगा, लेंथ जो है वो कम हो जाएगा और उसमें आप ज्यादा डीएनए रख सकते हो। तो अब यहां पर तुमने क्या यूज किया है, ये जो स्ट्रक्चर तुमने बनाया है इसको हम लोग बोल सकते हैं क्रोमेटिन फाइबर या फिर सिंपली क्रोमेटिन। तो कहीं पर अगर लिखा रहता है कि क्रोमेटिन तो उसका मतलब ये नहीं होता, ये वाला होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है आपका। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, डीएनए होता है, आरएनए भी होता है थोड़ा सा, और साथ में हिस्टोन होता है, और साथ में नॉन हिस्टोन भी होता है। तो इन सबको मिलाकर क्या बनाते हैं हम लोग, क्रोमेटिन। अब देखिए यहां पर क्रोमेटिन के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स। तो यहां दो वर्ड्स हैं, न्यूक्लियो में कौन कौन आ रहा है, डीएनए आ रहा है और आरएनए आ रहा है, और प्रोटीन में कौन आ रहा है, हिस्टोन आ रहा है और एनएचसी आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन कंटेन्स क्या क्या चीजें, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा क्रोमेटिन जो है ये दो टाइप्स का होगा। ठीक है, क्रोमेटिन जो है वो दो टाइप का होगा। एक होता है यूक्रोमेटिन, एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, एक होता है यूक्रोमेटिन, एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन की अगर बात करें तो मान लेते हैं कि आपके पास एक एरिया देखिए लूज है थोड़ा सा, और एक कहीं पर कैसा हो गया, थोड़ा बिल्कुल ऐसा सुपर कॉइल्ड, कॉइलिंग ज्यादा, कहीं पर लूज, कहीं पर सुपर कॉइल्ड, ऐसा कंडीशन। ठीक, तो अब यहां पर क्रोमेटिन है और हेटेरोक्रोमेटिन, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, हेटेरोक्रोमेटिन। ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, यूक्रोमेटिन। तो ध्यान रखना, ये जो है बल्क में मिलता है आपको, बहुत ज्यादा मिलता है, और हेटेरोक्रोमेटिन लेस होता है, बहुत कम जगह पर मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप इसका जो एग्जाम्पल है आपका जो सेंट्रोमियर होता है ना, अभी हम लोग सीखेंगे सेंट्रोमियर क्या होता है, बट फिर भी आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा सेंट्रोमियर क्या है। सेंट्रोमियर या फिर जो आपका नॉर एरिया होता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, ये भी हम लोग सीखेंगे अभी। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, हेटेरोक्रोमेटिन के एग्जाम्पल्स हैं। यूक्रोमेटिन जो है ये काफी बल्क में मिल रहा है, बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है, एज कंपेयर टू हेटेरोक्रोमेटिन। अच्छा, दूसरी बात क्या है भाई, ये एरिया लूज है, अगर तुम यहां पर कलर डालोगे तो कलर जो है वो ज्यादा यहां पर ये क्रोमेटिन अब्सॉर्ब कर तो रहा है, बट क्योंकि ये थ्रेड्स दूर दूर हैं तो वो आपको जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, लाइट कलर्ड। तो यहां पर ये लाइट कलर्ड है आफ्टर स्टेनिंग, सिंस लूजली कॉइल्ड, और ये जो है ऑब्वियस सी बात है कि इस जगह पर आपका अगर स्टेन डालोगे तो इसका जो एफिनिटी होगा कलर के लिए वो ज्यादा होगा,
तो ये वाला जो एरिया है ये कैसा होगा, डार्क कलर्ड। ठीक है, डार्क कलर्ड स्टेनिंग आफ्टर स्टेनिंग। सिंस टाइटली कॉइल्ड। ठीक है, अच्छा, यूक्रोमेटिन का भी रेप्लिकेशन होगा, बट थोड़ा सा फास्ट होगा। ठीक है, तो ये जो है ये कब होता है, एस फेज में, अर्ली एस फेज में। और इसका जो रेप्लिकेशन है, इसका जो जेरोक्स बनाना होता है उसमें समय लगता है, तो उसमें जो समय लग जाता है, तो रेप्लिकेशन तो हो रहा है बट इसका जो कंप्लीशन है वो कब होता है, लेट एस फेज में। अच्छा, ये जो है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। है ना, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनाना। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनाने को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अलग अलग आरएनए, जैसे कि आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, एससीआरएनए, एसएनआरएनए। तो ये जो प्रोसेस होगा इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अच्छा, ये कंडीशन है। तो ये जो है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, और ये जो एरिया होता है ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। ये बहुत खराब चीज है। ठीक है, आप जो है आप ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकते, यानी तुम्हारे पास अगर कोई जीन हुआ भी तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है क्रोमेटिन के बारे में। तो क्रोमेटिन में यूक्रोमेटिन है और हेट्रोक्रोमेटिन है, ये दो कंडीशंस हैं। ठीक है, अच्छा, हेट्रोक्रोमेटिन जो है, हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो दो टाइप का होता है। हमारा जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये दो तरह का होता है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, और एक होता है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब कि ऐसा हेट्रोक्रोमेटिन जो हमेशा परमानेंटली हेट्रोक्रोमेटिन रहता है। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब क्या हो गया, परमानेंट। और फैकल्टेटिव का मतलब क्या हो गया, टेम्पोररी। तो ये हेट्रोक्रोमेटिन कुछ टाइम के लिए कैसा रह सकता है, हेट्रोक्रोमेटिन रह सकता है, बट ये फिर से क्या बन सकता है, यूक्रोमेटिन बन सकता है। ऐसा कंडीशन है, मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये हेट्रोक्रोमेटिन कभी यूक्रोमेटिन बन गया, फिर टेम्पोररी पर्पस पे जब जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये हेट्रोक्रोमेटिन बन गया। ये हेट्रोक्रोमेटिन कैसा होगा, परमानेंटली हेट्रोक्रोमेटिन है। तो इसके एग्जाम्पल जैसे आप याद रख सकते हो कि आपका हो गया, मान लेते हैं सेंट्रोमियर, अभी अभी मैंने आपको बताया था, और नॉर। और इसका जो एग्जाम्पल हो गया आपका जैसे कि बार बॉडी। ध्यान रखिएगा, एक होता है बार आई, ये होता है स्मॉल आई ऑफ ड्रोसोफिला,
ना। तो ये अलग चीज है, बार आई अलग चीज है, बार बॉडी अलग चीज है। तो ये क्या होता है कि वन एक्स क्रोमोसोम when converts to heterochromatic condition, ठीक है। ऐसा कहां पर होता है? लड़कियों में। याद करो, लड़कियों के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, और लड़कों में कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो सोमैटिक जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स की बात कर हटा देते हैं, अगर आप सोमैटिक कैरेक्टर्स देखोगे तो कान 2 हैं, है ना, नाक लगभग। तो अगर हम लोग साइज और वैसा नहीं देखे तो आप देखोगे फिजियोलॉजी वाइज या मॉर्फोलॉजी वाइज लगभग हम लोग, है ना, 10 उंगली अपने पास भी है, 10 उंगली उन लोग के पास भी है। तो आप ये समझिए कि यानी हमारे पास एक एक्स था, तो लड़कियों ने बोला कि हम सैक्रिफाइस कर देते हैं अपना दूसरा वाला एक्स जो है वो सैक्रिफाइस कर देते हैं। और सैक्रिफाइस करने का मतलब परमानेंटली नहीं सैक्रिफाइस करना है, ठीक है। एक एक्स क्रोमोसोम जो है इसको हम क्या बना देते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन बना देते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन बन गया मतलब ये क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। इनएक्टिव कब तक? टिल प्यूबर्टी, है ना, प्यूबर्टी। मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात कर रहे हैं। बाकी सेल्स में तो कोई दिक्कत नहीं, आप रख सकते हो हमेशा के लिए। तो यानी लड़कों के पास एक एक्स था, तो लड़कियों ने अपने एक एक्स को सैक्रिफाइस कर दिया, और इस सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? उसको इनएक्टिव बना दिया। तो इस एक्स क्रोमोसोम को हम क्या बोल देते हैं? बार बॉडी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन, एक एक्स एक्टिव रहेगा, ये किस फॉर्म में रहेगा? यू क्रोमेटिन की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम क्या बोलते हैं? डोसेज कॉम्पनसेशन। है ना, लड़के के पास एक एक्स था तो लड़की ने अपने एक एक्स को इनएक्टिव कर दिया। तो ये क्या हो गया? अब उसके पास भी एक एक्स है, इसके पास भी एक एक्स है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डोज कॉम्पनसेट हो गया, ठीक है, एक्स का। बट जब रिप्रोडक्शन की बारी आती है तो एक लड़की दोनों एक्स क्रोमोसोम को एक्सप्रेस करती है, यानी जो ये हेट्रोक्रोमेटिक एक्स था ये वापस से बन जाएगा क्या? यू क्रोमेटिन, यानी वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसीलिए इस बार बॉडी को, इस एक्स क्रोमोसोम को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन की फॉर्म में रखते हैं। फैकल्टेटिव मतलब क्या हो गया? टेम्पोरली हेट्रोक्रोमेटिन है, और जरूरत पड़ने पर, यानी जब रिप्रोडक्शन के टाइम पर उनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करने हैं, है ना, एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स डेवलप करने हैं लड़कियों वाले, तो वो अपने दूसरे एक्स को भी एक्टिव कर लेती हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने यहां पर बताया कि कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है और फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है। नेक्स्ट बात देखो, अब हमने लगभग हेट्रोक्रोमेटिन देख लिया है, ये हिस्टोन वगैरह देख लिया है, और अब एक हमारे पास बचा है न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो आई होप कि यहां पर आपको अब न्यूक्लियोलस समझने में, पीयूष बेनिफिट बताया तो, है ना। इससे क्या होगा ना कि जो सोमैटिक कैरेक्टर्स हैं, जो नॉन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं, वो बराबर रहेंगे दोनों में, है ना, इक्वल रहेंगे, बराबर रहेंगे, लड़कियों में भी और तुम्हारे अंदर भी, ठीक है। रेस्पिरेशन का प्रोसीजर वहां पर सेम रहेगा, मतलब जो फिजियोलॉजी है आपकी दोनों की सेम रहेगी, ठीक है। या अब मान लो कि एक्स क्रोमोसोम पर मान लीजिए कि कोई जीन है ब्लड से रिलेटेड, है ना, तो ब्लड जो है वो चेंज नहीं होगा। एक्स क्रोमोसोम पर सिर्फ रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ एक्स क्रोमोसोम पर कुछ सोमैटिक कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन भी है, ठीक है। तो वो कैरेक्टर्स में चेंज ना आए, इसलिए लड़कियों में क्या हो जाता है? डोसेज कॉम्पनसेशन।
तो इस तरीके से हम दोनों जो हैं वो सेम कैटेगरी में रहते हैं, लड़की भी और लड़का भी। अच्छा, देखिए नेक्स्ट बात क्या है। नेक्स्ट चीज ये है, मान लो कि ये हम लोग क्रोमेटिन पढ़ रहे हैं, ये देखो क्रोमेटिन है ना, ये देखो, ये मान लेते हैं ये सेंट्रोमियर है, ठीक, ये एक क्रोमेटिन है, ठीक है। मान लो कि ये कौन सा क्रोमेटिन है, 13, ठीक है। आपके पास हर क्रोमेटिन का 2 कॉपी है, हर क्रोमेटिन की 2 कॉपी है तुम्हारे पास, यानी एक पेरेंट से, है ना, जो फादर होंगे वो भी आपको कितना देते होंगे, यू विल रिसीव आपके पास जो 23 क्रोमेटिन है वो कहां से आएंगे, फादर से, ठीक है, और 23 क्रोमेटिन कहां से आएंगे, मदर से। ट्वेंटी 23 क्रोमेटिन कहां से आएंगे, मदर से। तो तुम्हारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 46, तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमेटिन, ठीक है। तो 23 इन्होंने दिया, 23 इन्होंने दिया, तो तुम्हारे पास हो गया 46, ठीक है। अब यहां पर बात है कि हर, यानी हर क्रोमेटिन का पेयर होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन। क्रोमेटिन नंबर मान लेते हैं 13 ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, 23 में से कौन सा नंबर उठाया हमने, 13 वाला। यहां पर ये आप देख रहे हो, ये यू क्रोमेटिन हो गया, ये वाला जो एरिया ले लेते हैं सेंट्रोमियर, है ना, थोड़ा पतला एरिया है और हेट्रोक्रोमेटिन है, नैरो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अच्छा, ये फिर से यू क्रोमेटिन एरिया है, यहां से यहां तक आप देखोगे तो फिर से ये क्या है, एक कॉन्स्ट्रक्शन है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। प्राइमरी क्यों बोला, क्योंकि ये हर क्रोमेटिन में मिलेगा, विल अकर इन ऑल 46 क्रोमेटिन। ध्यान रखना, हम लोग ह्यूमन से रिलेट करके पढ़ रहे हैं, सारे के सारे 46 क्रोमेटिन पर जो कॉन्स्ट्रक्शन मिले उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। अच्छा, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन के अलावा कभी कभी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, मतलब कॉन्स्ट्रक्शन मिलेगा तो उनको नाम क्या दे देंगे, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। ध्यान रखिएगा, ये प्रेजेंट भी हो सकता है, ये एब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है। प्रेजेंट कहां कहां पर है, 13 पर, 14 पर, 15 पर, 21, 22, ठीक है। और इनको बोलते क्या हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ठीक है, ऑर्गेनाइजर रीजन कहीं पे भी लिखा है, इसका मतलब क्या होता है यार, कि वो चीज, कोई चीज बनने वाली है। तो यहां पर क्या बनने वाला है, न्यूक्लियोलस बनने वाला है। तो देखो इस जगह पर आपको क्या मिला, एक लूज क्रोमेटिन, है ना, ये भी क्या है, क्रोमेटिन है, एक लूज क्रोमेटिन है। तो ये जो क्रोमेटिन है ये क्या है, एक लूज क्रोमेटिन, लूज स्फेरिकल लूप ऑफ क्रोमेटिन। इसी को हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोलस
न्यूक्लियोलस। ठीक है, अच्छा अभी अभी आपने पढ़ा कि क्रोमेटिन के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है यहां पर आपको कंटेन्स आरडीएनए, ठीक है। आर का मतलब क्या है, राइबोसोमल डीएनए। ठीक है, अच्छा ये जो डीएनए है जब इसका आप ट्रांसक्रिप्शन करते हो तो आपको मिलता है आरआरएनए, यानी न्यूक्लियोलस में जो क्रोमेटिन है उस क्रोमेटिन में जो डीएनए है उस डीएनए में एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, आरएनए के बारे में। कौन सा आरएनए, आरआरएनए। तो यहां आरडीएनए ने ट्रांसक्रिप्शन किया और आरआरएनए बना दिया। अब यहां पर कौन कौन से आरआरएनए बनेंगे, आरआरएनए कई टाइप के होते हैं। यहां पर जो आरआरएनए बनेगा वो होगा 28S आरआरएनए, यहां बनेगा 5.8S आरआरएनए और बनेगा 18S आरआरएनए। ये 5.8 है ना, 5.8 है। तो 28S आरआरएनए, 5.8S आरएनए, 18S आरआरएनए। तो आपको पता है कि S का मतलब क्या होता है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं। राइबोसोम मैंने आपको दो तरीके का पढ़ाए थे। बोला था कि थोड़ा कुछ बात रह गया है, वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो यहां पर आप समझिए कि ये हो गया, मान लेते हैं 70S और ये हो गया 80S। राइबोसोम दो चीजों का बना होता है, आरआरएनए का और प्रोटीन का। यहां पर ये जो छोटा सा यूनिट है जिसको आप क्या कहते हो प्यार से, 30S, और इसको क्या कहते हो, 50S। 80S में एक हो गया 40S और एक हो गया 60S। तो यहां पर ये सब यूनिट्स हैं। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ही जल्दी स्किप की हैं मैंने, ठीक है, मतलब बहुत स्पीड से। तो जिनकी जरूरत कम है आपके लिए वो चीजें बहुत स्पीड से उड़ा दी हैं। ठीक है, ये इतने प्यार से पढ़ाया है, इसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि इस टॉपिक का एप्लीकेशन सेल डिवीजन में है। जिनको ये सारी बातों से लेना देना नहीं है, जो लोग सो रहे हैं है ना, रजाई ओढ़ के, आज ऑनलाइन है ना, तो क्या बोलते हैं, मतलब आज क्या चल ही रहा है, तो जो लोग रजाई ओढ़ के सो रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि इसके बाद सेल डिवीजन अगर आपने सुना नहीं है तो सेल डिवीजन नहीं आएगा। दूसरा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी बहुत दिक्कत करेगा। ठीक है, तो यहां पर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो इसीलिए बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ा है, एक बार रिवाइज करोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहां पर ये राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स में ये जो 30S सब यूनिट है, इट इज मेड अप ऑफ, ये किस चीज का बना हुआ है, ये बना हुआ है प्रोटीन्स का, और ये बना हुआ है आरएनए का। कौन सा आरएनए का बना हुआ है, 16S आरआरएनए। ठीक है, 16S आरआरएनए का बना हुआ है। 50S की चीज का बना हुआ है, ये भी बना हुआ है प्रोटीन का, और बना हुआ है किस चीज का, 23S आरआरएनए प्लस 5S आरआरएनए। ठीक है, 40S किस चीज का बना हुआ है, ये बना हुआ है 18S आरआरएनए प्लस प्रोटीन्स,
60s किस चीज का बना हुआ है? 28s rRNA प्लस 5.8s rRNA प्लस 5s rRNA प्लस प्रोटीन्स। ये सारे वैल्यूज आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, मैंने आपको अभी अभी दो इंफॉर्मेशन दी। एक, न्यूक्लियोलस कौन से आरआरएनए बनाता है, न्यूक्लियोलस कौन से आरआरएनए बनाता है, और 70s और 80s में कौन से आरआरएनए प्रेजेंट होते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। स्वर्णदीप क्रोमोसोम पर आएंगे, पहले क्रोमेटिन तो खत्म हो जाए, है ना, फिर क्रोमोसोम पे भी आएंगे। फिर डिफरेंस अपने आप मैं क्यों बताऊंगा, तुम बताओगे मुझे कि क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में डिफरेंस क्या होता है। बट अभी के लिए मुझे बताइए कि आपका न्यूक्लियोलस कौन सा राइबोसोम प्रोड्यूस कर सकता है, 70s या 80s। न्यूक्लियोलस कैन फॉर्म विच टाइप ऑफ राइबोसोम, 70s और 80s। कंपोजिशन देखिए और न्यूक्लियोलस क्या बना सकता है वो देखिए, चीटिंग करिए और तब मुझे आंसर बताइए, 70s बनाएगा या 80s बनाएगा। अरे जल्दी जल्दी लिखो यार, जल्दी जल्दी, बहुत देर लगाते हो, एकदम आलसी हो गए हो। चलो बहुत बढ़िया, स्वर्णदीप का आंसर आ गया है, मीनू का आंसर आ गया है, समिया का आंसर आ गया है। आयुष का आंसर आ गया है, जूली का आंसर आ गया है। न्यूक्लियोलस क्या बना सकता है और राइबोसोम का कंपोजिशन लिखा हुआ है, ठीक है। अब और समय नहीं है अपने पास, अंजू का भी आंसर आ गया, बहुत धीरे धीरे टाइप कर रहे हो। तो क्या बोलते हैं, ये जो है ना, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूक्लियोलस क्या बना सकता है, 80s राइबोसोम बना सकता है। तो न्यूक्लियोलस को हम क्या बोलेंगे, राइबोसोम फैक्ट्री, क्योंकि राइबोसोम बनाने के लिए हमें जो आरआरएनए चाहिए वो कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस। और राइबोसोम कौन सा होता है, 80s ओनली। 70s का जो फॉर्मेशन होता है ना, अगर आपसे पूछ ले कोई जिद्दी आदमी हो और वो पूछ ले आपसे कि अच्छा फिर 70s कहां बनता है, तो 70s फॉर्मेशन कहां पर होगा, एक साइटोप्लाज्म में हो सकता है। साइटोप्लाज्म किसका, बैक्टीरिया का। और फिर माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। चलो ये कहानी हो गई आपके न्यूक्लियोलस की। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सबका सही है ना, सारी जनता का सही है। तो ध्यान रखना, ये जो न्यूक्लियोलस है ये सारे क्रोमेटिन नहीं बनाते, ये सिर्फ ये वाले क्रोमेटिन हैं जो नॉर बनाएगा, बस वो न्यूक्लियोलस प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। और कोई, सब लोग नहीं बनाएंगे न्यूक्लियोलस, ठीक। और न्यूक्लियोलस जो है ना, ये एक तरह का यू क्रोमेटिन है। अगर हम इसको कॉइल करते हैं तो कॉइलिंग के बाद ये न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा, ठीक है। कॉइलिंग के बाद न्यूक्लियोलस जो है वो गायब हो जाता है। अब 2 मिनट पेशेंस मार के बैठो, है ना। 10 मिनट लेट स्टार्ट हुआ था क्लास, 2 मिनट जो है मैं आपके एक्स्ट्रा ले लूंगा। क्रोमोसोम, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी अभी तुमने क्रोमेटिन पढ़ा, क्या पढ़ा है, क्रोमेटिन, इसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड स्टेट, ठीक है।
या आप क्या बोल सकते हो उसको, क्रोमोसोमल मटेरियल। देखिए आपके एग्जाम में वर्ड्स का खेला है, ठीक है। तो डिस्पर्स स्टेट बोलो या क्रोमोसोमल मटेरियल बोलो, ये है क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन कब मिलता है आपको, ये क्रोमेटिन कब मिलता है आपको, इंटरफेज में। ठीक है, इंटरफेज में ये आपको मिलेगा, यानी G1 G2 में आपको क्या मिलता है, क्रोमेटिन फाइबर, है ना, नॉट क्रोमेटिन थ्रेड, यानी इसके अंदर डीएनए, आरएनए और हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रेजेंट है। दोनों वर्ड्स याद रखिएगा, डिस्पर्स स्टेट है ये, और क्रोमोसोमल मटेरियल भी लिखा हो सकता है। ये जो है, जब सेल डिवीजन चालू होता है, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, एम फेज। एम फेज, उस टाइम पर आपको एक कंडीशन देखने को मिलेगा, ये वाला, ठीक है। ये कब मिलेगा आपको, एम फेज में भी, क्योंकि एम फेज में कैरियोकाइनेसिस होता है ना। इसमें क्या क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। कैरियोकाइनेसिस जो है ये अगेन 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। एक कौन सा होता है, प्रोफेज, एक मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, है ना। 4 स्टेजेस में आपका जो न्यूक्लियस जो डिवाइड करता है, डिवाइड करने में, न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए 4 स्टेजेस लगते हैं। तो ये वाला जो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमोसोम। इसको हम क्रोमोसोमल मटेरियल नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये हो गया क्रोमोसोम को बनाने वाला मटेरियल, और इसको जब हम लोग कंडेंस कर देते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसेशन, तो ये बन जाता है क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम आपको कब दिखाई देगा, प्रोफेज में दिखाई देगा और मेटाफेज में दिखाई देगा। सबसे बेस्ट मेटाफेज में दिखाई देगा, सबसे बेस्ट इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो आपको मेटाफेज में दिखाई देगा। बट यहां पर कहानी रुकती नहीं है, ये जो है ये टूट जाता है और टूट के अलग हो जाता है ऐसे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर क्रोमोसोम। ये हो गया पेरेंट क्रोमोसोम और ये हो गया डॉटर क्रोमोसोम। ठीक है, डॉटर क्रोमोसोम। तो यहां पर ये जो सेंट्रोमियर है इसको हमने क्या किया, स्प्लिट किया है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर को जब आप तोड़ देते हो तो यहां पर ये ऐसे क्रोमोसोम्स निकल आते हैं। और ये कब आपको देखने को मिलेंगे, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, तो जब एक सेल डिवाइड करता है, ठीक है, जब एक सेल डिवाइड करता है यानी एम फेज के अंदर आप देख सकते हो क्रोमोसोम को। एम फेज में दिखेगा क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम 2 कंडीशन शो कर सकता है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो हमारे पास 2 क्रोमोसोम निकल के आए, एक ये वाला क्रोमोसोम है, ठीक है, और एक ये वाला क्रोमोसोम है। ठीक, अच्छा, ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये जो क्रोमोसोम है ये वापस से इस स्टेज में चला जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीकंडेंसेशन।
ध्यान रखना ये वाला क्रोमोसोम डीकंडेंस कर रहा है, ठीक है। तो कंडेंसेशन यहां पर ये हुआ है ऐसा, ये क्रोमेटिन था, 2 क्रोमेटिन ले रहे हैं हम लोग, ये 2 क्रोमेटिन है और यहां पर ऐसा कंडीशन है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर ये सेंट्रोमियर, ये भी सेंट्रोमियर। तो यहां पर आपको दिख रहा है एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। इस एक क्रोमोसोम में देखो सेंट्रोमियर आपको देखना है, एक सेंट्रोमियर है यानी एक क्रोमोसोम है, एक सेंट्रोमियर एक क्रोमोसोम। हां, इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये जो डीएनए भरा हुआ है इसके अंदर, है ना ऐसा, तो इसमें आप देख पा रहे हो कि 2 सिलेंडर हैं, तो इसके अंदर आपको मिलते हैं 2 सिलेंडर्स और इन सिलेंडर्स को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड। तो यहां पर कितने क्रोमेटिड्स हो गए, 2 क्रोमेटिड्स हैं। इसके अंदर कितने क्रोमेटिड है, 1 क्रोमेटिड आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या ही बोल सकते हैं, एनाफेजिक क्रोमोसोम, ठीक है, एनाफेजिक क्रोमोसोम। इसमें हैज नॉर्मल डीएनए कंटेंट, ठीक है। और ये जो है ये इसको बोलते हैं मेटाफेजिक क्रोमोसोम। इसके अंदर भरा हुआ है डबल डीएनए कंटेंट फॉर्म्ड ड्यू टू रेप्लिकेशन। तो इसमें इसके अंदर जो डीएनए है और इसके अंदर जो डीएनए है, ये दोनों का जो डीएनए है वो सेम है, डीएनए सेम। इसीलिए इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। इनको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो सिस्टर क्रोमेटिड तभी बोलेंगे जब वहां पर डीएनए एग्जैक्टली सेम हो, ठीक है, ये कंडीशन है। तो ये साइकिल चलता है आपका, क्रोमेटिन इंटरफेज में, फिर ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम, फिर ये एनाफेजिक क्रोमोसोम, और एनाफेजिक क्रोमोसोम वापस से क्या बन जाता है, क्रोमेटिन। कंडेंसेशन और डीकंडेंसेशन प्रोसेस से ये साइकिल चलता रहता है क्रोमोसोम में। अच्छा, ये जो आपको ये दिखाया है ये है आपका इडियोग्राम। What is ideogram? It is diagrammatic representation of karyotype. ठीक है। अच्छा, कैरियोटाइप क्या होता है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और टाइप मतलब तो होता है टाइप, किस टाइप का न्यूक्लियस है। तो किस टाइप का न्यूक्लियस है यह जानने के लिए उसका जीनोम देखना पड़ता है, उसके क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी। देखो ये है आपके क्रोमोसोम 1 का मॉर्फोलॉजी, ये है 2, ये है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये देखो 13 पे दिखाया है तुम्हें, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ये है आपका 23 का एक्स क्रोमोसोम, और ये है 23 का ही वाई क्रोमोसोम। ठीक है, तो है ना, मतलब यहां पर क्या है कि हम लोग हैप्लॉइड कंटेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हैप्लॉइड कंटेंट में, हैप्लॉइड कंटेंट मतलब जैसे गैमीट है, ठीक है, तो मान लो कि मेल गैमीट है, ठीक है, एक लड़का जो गैमीट बना रहा होगा उसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे, और जो लड़की गैमीट बना रही होगी उसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स हैं।
ठीक है, तो इसमें जो 23rd होगा वो कौन होगा, X, और इसमें जो 23rd होगा वो कौन होगा, Y। अरे क्या उल्टा कर दिया यार, बवाल मच जाएगा, बवाल कर दिया मैंने, उल्टा दे दिया क्रोमोसोम, ये Y और ये X, ठीक है ना। अच्छा, ये जो 1 से लेके 22 तक है, 22 तक ये होते हैं आपके ऑटोसोम्स, और ये जो 23rd यानी X और Y ये होते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम्स या फिर एलोसोम्स या फिर इडियोसोम्स। इडियो का मतलब इडियट नहीं है, इडियो का मतलब है दे आर डिफरेंटली स्टेन्ड फ्रॉम अदर क्रोमोसोम्स, इनके लिए अलग कलर यूज करना पड़ता है, इसलिए उसको बोलते हैं इडियोसोम्स, ठीक है। अच्छा, अब एक जाते जाते आखिरी पॉइंट, टोटल न्यूक्लिक एसिड। भाई हर क्रोमोसोम में क्या भरा है, डीएनए भरा हुआ है, टोटल डीएनए है ना 23 क्रोमोसोम पर जो टोटल न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन 23 क्रोमोसोम ऑफ अ गैमीट, इसको क्या बोलते हैं, वन सेट जीनोम। एक सेट जीनोम बोल दिया, तो 23 क्रोमोसोम्स को, यानी ये जो हो गया ये एक जीनोम हो गया जो फादर के गैमीट में आ रहा है, एक जीनोम फादर दे रहे हैं और एक जीनोम कौन दे रही है, मां दे रही है। तो वहां से जब जाइगोट बनेगा तो 2 जीनोम मिल जाएंगे, यानी आप क्या हो जाओगे, डिप्लॉइड। तो ये जीनोम के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, बट अभी के लिए इसको यहां पर रोक देते हैं, ठीक है। टोटल डीएनए जो 23 क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है उसको मिलाकर क्या बोलते हैं, जीनोम, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट एंड कीप स्माइलिंग।